हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस कर ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। तो देखिए, हेलो एल्केन्स ऐसे हेलो एल्केन्स जिनमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, वो हेलो एल्केन एलिमिनेशन रिएक्शंस वो करते हैं। अब बीटा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझिए। एक मैंने एग्जांपल, एक हेलो एल्केन का एग्जांपल लिया, CH3 CH2 CH2 और एक X ले लिया। X की जगह Cl या Br कुछ भी हो सकता है। अब इसमें जिस हाइड्रोजन के ऊपर डायरेक्ट, जिस कार्बन के ऊपर डायरेक्ट ये हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, इसको बोला जाता है एल्फा कार्बन। इसके नेवर वाले कार्बन को बोला जाता है बीटा कार्बन। इसके नेवर वाले कार्बन को बोला जाता है गामा कार्बन। इसके आगे अगर होती चेन तो अगर इसको बोलते हैं डेल्टा कार्बन। तो ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये वाली नंबरिंग जो है वो कॉमन नेम सिस्टम की नंबरिंग है, जो आजकल कई जगह यूज भी की जाती है। अब बीटा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम? बीटा हाइड्रोजन। कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम? बीटा हाइड्रोजन। अब इसमें क्या होता है, जब इस तरह के हेलो एल्केन जिनमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उनको एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट ये हेलोजन एटम और बीटा कार्बन पे प्रेजेंट एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है और इस तरह से एक एल्कीन फॉर्म होती हैं। क्या फॉर्म होती हैं? एल्कीन। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से निकला है, मतलब बीटा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुआ है, इसलिए इस तरह के एलिमिनेशंस को क्या बोला जाता है? बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। अब ये बात है कि अगर एक से ज़्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हों किसी हेलो एल्केन में, एक से ज़्यादा टाइप के का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये एक एग्जांपल है 2 ब्रोमोपेंटेन। अब 2 ब्रोमोपेंटेन में Br ब्रोमाइन जो है वो इस कार्बन पे, तो ये तो अल्फा हो गया, अल्फा कार्बन है। अब बीटा ये वाला भी है, ये वाला जो कार्बन है वो भी बीटा है और इसके नेवर वाला ये वाला कार्बन भी बीटा है। तो बीटा हाइड्रोजन दोनों ही हैं। अब इसमें बीटा हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकता है और ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकता है। तो कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा या एलिमिनेशन कौन से बीटा हाइड्रोजन से होगी, उसका जो मेथड है या उसके लिए एक रूल दिया गया था, उसको बोला जाता है सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है? मोर एल्फा कंटेनिंग एल्कीन्स, क्या बोला मैंने? एल्फा, मोर एल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन्स जो होंगी वो क्या बनेंगी? मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है? या इसको बोल दिया जाता है मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन भी बोला जा सकता है। ठीक है? मोर एल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन बोल दें या मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बोल दें, एक ही बात है। क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में आपने पढ़ा है, जितना ज़्यादा एल्फा हाइड्रोजन होंगे जिस एल्कीन के पास में, वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है। अब देखना यहाँ पे, ध्यान देना इसको कि ये जो है, ये हेलो एल्केन लिया, अब इसका अगर ये हाइड्रोजन रिमूव होता है, ब्रोमाइन ये रिमूव होता है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH3 CH2 CH2 CH, ये वाला CH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है? दूसरी कंडीशन है कि इस वाले बीटा हाइड्रोजन पे बीटा, ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकले यहाँ से और अल्फा ब्रोमीन ये वाला निकल जाए, तो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से फॉर्म होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे कौन से में कितने अल्फा हैं, ये डायरेक्ट आप याद रखना इस चीज़ को कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर प्रोडक्ट 81% ये होगा, लेकिन क्यों होगा ये समझ लो। अब ये एल्कीन है, एल्कीन मतलब ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है। तो इस डबल बॉन्डेड सिस्टम से जुड़े हुए, डायरेक्ट जुड़े हुए जो क्या होंगे?
कार्बन होंगे उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इधर भी ये अल्फा कार्बन। अब बताओ अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 2, और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर 3, तो टोटल इस कार्बन में इस एल्कीन में 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा यहाँ पे चेक करो, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम ये है। अब इसमें इधर की साइड में तो कोई अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन सिर्फ इधर की साइड में है, आगे वाले तो बीटा गामा हो गए, अल्फा को देखना है हमें तो सिर्फ। तो अल्फा जो है उस पर कितने कार्बन है, अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब मैंने क्या बोला था, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जिसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो किसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इस एल्किन के पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए ये 81% बनता है, प्रैक्टिकल डेटा ये है। और ये क्योंकि इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये कम अल्फा हाइड्रोजन है, ये सिर्फ 19% ही बनता है। क्लियर है? तो एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई आपको। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो इस तरह से हो जाती है। इस तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें एल्कोहलिक KOH का यूज किया जाता है, इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। हेलोजिनेशन क्यों बोलते हैं, जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब, डी का मतलब रिमूव होना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो का मतलब हेलोजन का मतलब हेलोजिनेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो रहा है, या यहाँ से रिमूव हाइड्रोजन या हेलोजन, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, आगे बात करते हैं। ये वाला बॉक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्या बोल रखा है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, हमने पहले सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस की थी, इसकी हेलो एल्केन्स की, और अभी हमने एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस की है। अब कौन सी कब हेलो एल्केन एलिमिनेशन देगा, कब हेलो एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, क्योंकि उसमें भी हमने एल्कोहलिक KOH ही लिया था, इसमें भी OH ग्रुप, OH जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल भी है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी OH न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे भी एलिमिनेशन में भी OH ही यूज हो रहा है। तो कौन सी जगह पे एलिमिनेशन होगा और कौन सी जगह सब्स्टिट्यूशन होगा, इसको यहाँ पे समझिए। देखो, एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, ये एक कॉम्पिटिशन है। जब भी आप हेलो एल्केन लेंगे और हेलो एल्केन की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंपटीशन होगा। कंपटीशन कैसे होगा और उसका विनर क्या होगा, एलिमिनेशन के थ्रू विनर होगा, या फिर यानी एलिमिनेशन के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा या सब्स्टिट्यूशन के, उसका डिसीजन हम कैसे करेंगे, कॉन्सेप्चुअली समझिए। देखो, अगर इसमें है यहाँ, हाँ, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो रेस है उसका दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। फर्स्ट तो क्या है, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का नेचर है एल्काइल हैलाइड, मतलब 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। और दूसरा जो फैक्टर रहेगा वो होगा स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या इसको बेस बोल दें। बेस या न्यूक्लियोफाइल का जो साइज है वो डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा ये समझना। अगर हम बात करें किसकी, इधर देखते हैं, इधर मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं बात करूं एलिमिनेशन किसकी, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स की, तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो क्या कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, SN2 रिएक्शन शो करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसका ऑर्डर 2 होगा जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसके बारे में हम पहले ही लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं 2 डिग्री की। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होगा उसमें क्या होगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एलिमिनेशन भी हो सकता है
और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। अब इसका डिसीजन जो होता है ना, वो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आपने क्या देखी है, मैकेनिज्म देखी है, SN1 और SN2। तो SN1 जो होती हैं उसमें क्या बनता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और SN2 जो होती है उसमें क्या बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट होती है और फ्लिपिंग होती है। अगर आपने यहाँ पे बल्की ग्रुप लिया है, क्या लिया है, बल्की न्यूक्लियोफाइल लिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो वो किसको सपोर्ट करता है, एलिमिनेशन को सपोर्ट करेगा। मतलब 2 डिग्री आपने एल्काइल हैलाइड लिया और बल्की न्यूक्लियोफाइल के साथ में उसको रिएक्ट करवाया। बल्की न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, जैसे CH3 O माइनस CH3 CH3, इस तरह का टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया आपने, तो ये बल्क है, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन जो होगी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि SN2 रिएक्शन के लिए स्मॉल जो हैं वो ग्रुप होने चाहिए, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, ये एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीफर होगी। सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब सब्स्टिट्यूशन कब होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तब होगा जब एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री हो और स्मॉल न्यूक्लियोफाइल हो। स्मॉल न्यूक्लियोफाइल अगर लिया है तो वहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। बात करें अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में भी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन कब होगा और सब्स्टिट्यूशन कब होगा, तो देखो एलिमिनेशन का तो सिंपल सा है कि एलिमिनेशन कब होगा, जब बल्की या स्ट्रॉन्ग क्या लिया जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल लिया जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब इससे बनने वाला जो कार्बोकैटायन है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, वो स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। क्योंकि आपको पता है 3 डिग्री जो होता है वो कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, जिसका इंटरमीडिएट जो होता है वो एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होगा और स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो क्या कौन सी रिएक्शन होगी, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ये शॉर्ट में है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए, इसमें पैराग्राफ में जो कुछ लिख रहा है वो मैंने आपको बताया, एक बार रीड भी कर लेते हैं साथ साथ। एंड द रिएक्शन कंडीशन, 2 चीज़ों के बारे में मैंने बताया, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ बेस या न्यूक्लियोफाइल, एंड थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्शन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बल्कियर न्यूक्लियोफाइल, बल्कियर मतलब हैवी न्यूक्लियोफाइल, बड़ा न्यूक्लियोफाइल जो होगा, विल प्रीफर टू एक्ट एज बेस एंड एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन रेदर देन अप्रोच ए टेट्रावैलेंट कार्बन एटम। अब देखो, जो बड़ा और स्ट्रॉन्ग जो बेस की तरह काम करेगा जो न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करेगा, एक प्रोटॉन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। देखो यहाँ से ये हेलो एल्केन है और ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके क्या फॉर्म कर देगा, एल्कीन बना देगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एल्कीन को फेवर करेगा। स्ट्रॉन्ग जो आपका स्ट्रॉन्ग कह दीजिए या बल्कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो किसको फेवर करेगा, एलिमिनेशन को। क्योंकि बल्कि जो होगा उसमें वो टेट्रावैलेंट कार्बन को अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो वहाँ तक पहुँचने में इनकैपेबल रहेगा। तो उसके लिए इजी पाथ जो हो जाएगा वो एलिमिनेशन हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, उल्टा, ठीक है। अगर स्मॉल है तो वो किसको फेवर करेगा, सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। ये मैंने बताया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, सिमिलरली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विल प्रीफर SN2। प्राइमरी जो होता है वो SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा, ठीक है। इस सेकेंडरी हैलाइड जो होता है वो SN2 रिएक्शन को या एलिमिनेशन, इसमें से डिपेंड किसके ऊपर करेगा, सेकेंडरी हैलाइड जो होगा वो SN2 या फिर एलिमिनेशन, दोनों को कर सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ बेस या न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिया है न्यूक्लियोफाइल तो वो एलिमिनेशन करेगा, और वीक लिया है, स्मॉल साइज का है, तो वो SN2 रिएक्शन शो करेगा। टर्सरी हैलाइड जो हैं, 3 डिग्री हैलाइड जो हैं, वो SN1 को फेवर करती हैं या एलिमिनेशन हो सकता है।
ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। SN1 किसके ऊपर डिपेंड करेगी? SN1 है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन का मतलब ऐसी एल्कीन जिनमें बहुत ज़्यादा नंबर में अल्फा हाइड्रोजन है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्कीन फॉर्म हो जाएगा, मतलब एलिमिनेशन हो जाएगा। और अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो SN1 के थ्रू सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया ये वाली? तो दो चीज़ें हैं मेनली, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड और स्ट्रेंथ और साइज ऑफ बेस। इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कैसे कैसे जो हैं हेलो एल्केन्स जो हैं वो कब एलिमिनेशन और कब क्या कर सकती हैं, एलिमिनेशन या कब सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है सिंपल सा ये वाले। देखो यहाँ पे ये वाला जो है ये कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमाइन है, तो इससे अदर 2 कार्बन लगे हुए हैं, 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, सेम ही है वो, है ना। अब बल्कि और बड़ा वाला अगर ये न्यूक्लियोफाइल बल्कि ग्रुप आया, बल्कि आया तो वो क्या करेगा, उसके लिए इजी रहेगा कि बीटा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को क्या कर ले, एब्स्ट्रैक्ट कर ले, निकाल ले, और एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर देगा। जबकि अगर ये ही न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, स्मॉल हुआ, लेस बल्कि हुआ, तो इसी सेम ये वाला ही है, सेम स्पेस से क्या करेगा, ये टेट्रावैलेंट जो कार्बन है इस कार्बन की तरफ ये अप्रोच करेगा और कौन सी रिएक्शन शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, SN2 वाली। ठीक है, तो डिपेंड किसके ऊपर किया है, यहाँ पे स्ट्रेंथ या साइज के ऊपर डिपेंड किया है, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि एलिमिनेशन होगी या फिर सब्स्टिट्यूशन होगी। तो अभी तक हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिटेल में समझ ली हैं, एलिमिनेशन कब होगा, सब्स्टिट्यूशन कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। अब लास्ट थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है हेलो एल्केन्स की, वो है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके क्या करता है, मेटलिक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड। मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, such compound are known as organometallic compounds. An important class of organometallic compound discovered by Victor Grignard. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है केमिकली, उसको क्या बोल सकते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX बोलते हैं। दीज रिएजेंट आर ऑब्टेन्ड बाई रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर। यहाँ ध्यान रखना ड्राई ईथर ही लेते हैं, मॉइस्ट क्यों नहीं लेते हैं, उसका रीज़न ये है कि मॉइस्ट अगर ईथर लेंगे तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में। आगे अभी समझ में आ जाएगा क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये हेलो एल्केन जो है, हेलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब कराया जाता है तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड फॉर्म होता है, जिनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इंपॉर्टेंट किस तरह से है, इसकी रिएक्शन अगर CO2 से करवा देते हैं ग्रिग्नार्ड की तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं। अलग अलग से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन भी बना सकते हैं। तो ये RMgX जो है, मतलब एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवलेंट। ये बात ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन, बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो मेटल नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन कार्बन मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान देना इसको, है ना। बट हाईली पोलर तो होना ही है ना, हाईली पोलर तो होना ही है, क्योंकि ये कार्बन तो क्या है, एक नॉन मेटल है और मैग्नीशियम एक मेटल है, तो इनके बीच में बॉन्ड तो अब अगर डायरेक्ट एक बार ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन कैसा बॉन्ड होता है, हाईली पोलर बट कोवलेंट विद कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम द मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड। अच्छा, मैग्नीशियम हेलोजन की बात करें तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसा होता है, आपका आयोनिक होता है, लेकिन ये वाले बॉन्ड को ध्यान रखें कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। ओके,
अब इस तरह से आपने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है तो ये मैग्नीशियम जो होता है मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, या इसके पास इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा नहीं होते, जबकि कार्बन जो होता है उसके पास वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इस कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सिमिलरली ये आयनिक बॉन्ड है, तो ये इसके ऊपर मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जनरली इसको इस तरह से लिखा जाता है, ये मैग्नीशियम है, ये R है, ये X है। तो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव और इनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा। Grignard reagent आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन, किसी भी प्रोटॉन के सोर्स से रिएक्ट कर सकते हैं, एंड टू गिव हाइड्रोकार्बन, इवन वाटर से भी रिएक्ट कर लेते हैं। इसीलिए जब इनको बनाया जाता है तो ड्राई ईथर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ड्राई ईथर। वाटर अगर थोड़ा सा भी होगा तो ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो आगे फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाई, जैसे वाटर है थोड़ा सा तो RMgX किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बचेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए इसीलिए ड्राई ईथर का यूज़ किया जाता है। और किस किस से प्रोटॉन मिल सकता है, एल्कोहल, अमीन से भी प्रोटॉन ले सकता है और करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। On the other hand, this could be considered as one of the method for converting halide to hydrocarbon. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम आगे वाले सोर्स की हेल्प से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर CO2 से करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। उसके अलावा एल्कोहल भी बनाए जा सकते हैं ये, और एल्डिहाइड कीटोन भी बनाए जाते हैं, ठीक है, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे इतना ही समझना है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते हैं वो किससे बनते हैं, हेलो एल्केन्स से। तो ये भी हेलो एल्केन्स की एक रिएक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के बारे में हम ऑलरेडी एल्केन वाले चैप्टर में क्लास 11th में पढ़ के आए हैं। नहीं पढ़ के आए हैं तो एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस जरूर करूँगा। एल्काइल हैलाइड जो होते हैं रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर। एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसमें, ड्राई ईथर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन खूब पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड क्या फॉर्म करते हैं, एल्केन फॉर्म करते हैं, ठीक है। एल्केन जो होते हैं उनमें कार्बन जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें दो एल्काइल हैलाइड जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम कि RX प्लस Na2Na प्लस XR। अब इसमें से 2R NaX यहाँ से रिमूव हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई 2NX, ठीक है, और फॉर्म होता है RR, एल्केन फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। वुड्स रिएक्शन जो होती है वो सिमेट्रिक जो एल्केन होते हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है, उनके प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है। क्योंकि अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिक का मतलब जिसमें R और R की दो अलग अलग R हों, तो यहाँ पे आपको एल्काइल हैलाइड भी अलग अलग लेने पड़ेंगे, और एल्काइल हैलाइड जब अलग अलग लेने पड़ेंगे तो मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा। कैसे, देखो समझ लो एक बार। ये वैसे तो क्लास 11th की रिएक्शन है, लेकिन वुड्स रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3X लिया मैंने, CH3Cl ले लेता हूँ X की जगह, है ना। 2 सोडियम यहाँ पे रिएक्ट होंगे, ClCH3 इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे एक सिमेट्रिक एल्केन मतलब इथेन बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी, ओके। लेकिन अगर मुझे एक एसिमेट्रिक एल्केन बनानी है, सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या बनाना है, CH3CH2CH3 ये एल्केन बनाना है। अब ये एसिमेट्रिक एल्केन है, ऑड नंबर में इसमें क्या है, कार्बन है। तो इसको लेने के लिए हमें क्या क्या लेना होगा, एक तो हमें CH3Cl लेना होगा, और एक हमें क्या लेना होगा, CH3CH2Cl, मतलब तभी तो 3 कार्बन होंगे। अब हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे ये वाला प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, जबकि होगा क्या, एक्चुअल में क्या होगा ये देखो। अब ये दो ऐसे मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे, तो यहाँ से CH3 और CH3 इस तरह से बन जाएगा जो ऊपर वाली रिएक्शन है।
अब यहाँ पे भी तो क्या होंगे ऐसे ये इथाइल क्लोराइड के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो दो इथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर देंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, इस तरह से ये दो मिथाइल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो गए। अच्छा, कुछ अमाउंट इसका भी बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये भी बन जाएगा। तो ये सारी के सारी कंपाउंड फॉर्म होंगे, यहाँ एथेन भी फॉर्म होगा, प्रोपेन भी फॉर्म होगा, ब्यूटेन भी फॉर्म होगा। इस तरह का क्या बनेगा कि मिक्सचर बनेगा। हम चाह तो रहे थे एक एल्केन बनाना, लेकिन हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ एल्केन बनेगा। ये मिक्सचर ऑफ एल्केन जो है वो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत क्लोजली हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो इनको इस मिक्सचर में से सेपरेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए एसिमेट्रिक एल्केन जितने भी हैं उनको हम वुड्स रिएक्शन से नहीं बनाते हैं। वो वुड्स रिएक्शन जो है एसिमेट्रिक एल्केन बनाने के लिए यूज़फुल नहीं है। तो ये बात हुई वुड्स रिएक्शन की। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको समझना, ध्यान रखना इसको, ठीक है। और एल्काइल ये ग्रिग्नियर रिएजेंट के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस भी बनते हैं, और आगे वाले चैप्टर एल्कोहल में भी हम इसके रिएक्शंस देखेंगे, एल्डिहाइड कीटोन में भी देखेंगे। तो और यहाँ पे तो है ही है, हेलो एल्केन में तो ये रिएक्शन होती ही है, हेलो एल्केन से तो ये ग्रिग्नियर रिएजेंट बनते ही हैं। तो ये रिएक्शंस हुई हमारी किसकी, हेलो एल्केन्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स।